मैं हूं चंद्रशेखर और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जोश नीट सीआरएफ में। और संभवतः आप सब ठीक होंगे। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं और यह इतना महत्वपूर्ण है कि जितना युद्ध आप लड़ने जाइए और आपके पास हथियार ना हो तो उस स्थिति में हथियार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही यह जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आगे ले जाती है, आपको रणनीति बनाने में मदद करती है। तो आज हम जानेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप जब देख रहे होते हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोग पे यह पड़ा हुआ है, यूजीसी नेट के वेबसाइट पे। लेकिन बात यह है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पढ़ते वक्त ध्यान में नहीं आती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ूँगा। तो आप अच्छे से इसको देखिए। और ये हमारी टीम है जो कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अध्ययन सामग्री तैयार कर रही है। तो इसको ज़रूर आप एक बार जाके ज़रूर देखें। बहुत अच्छा कोर्स तैयार किया जा रहा है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ध्यान में रख के, हिंदी साहित्य को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। अभी हमारी अन्य और चीज़ें धीरे धीरे शुरुआत होंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम है। तो चलिए सिलेबस पे। तो अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। तो पहले देखिए, इसमें पूरा यूजीसी का जो कोर्स होता है यूजीसी नेट का, वह 2 पार्ट में आता है। ठीक है, एक आता है पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। ठीक है, तो पेपर सेकंड जो यह है, यह पेपर सेकंड हिंदी साहित्य, यह सबका कॉमन होता है। पेपर फर्स्ट सबका कॉमन होता है, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे अभी कुछ ही देर में प्राप्त हो जाएगी। और पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में सारे अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, जैसे जिसका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं मतलब मानविकी के समस्त विषय जो भी हैं इसमें सब आते हैं। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना होता है। जैसे आपका हिंदी साहित्य है तो यह सिलेबस आपके लिए है। ठीक है, तो यह पेपर 2 में जो 10 यूनिट हैं पूरी की पूरी, तो यह यूनिट फर्स्ट की बात है। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आता है उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें 10 अलग अलग यूनिट हैं। पेपर टू का यह 10 यूनिट है और पहला यूनिट की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें है हिंदी भाषा का विकास के बारे में बात की जाएगी। हिंदी भाषा का विकास का मतलब क्या है कि भाषा कैसे बनी, संस्कृत से परिवर्तित होते होते, या फिर संस्कृत की भी पूर्ववर्ती भाषा कौन सी थी, यह सब जानने को प्राप्त होगा हमें यहाँ पे। संस्कृत के पूर्व में जो भाषा थी वह बाद में प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, ऐसे बनते बनते अवहट्ठ भी बीच में आता है। यह कैसे बदलती चली गई और पूरे विश्व में जो भाषाओं का पैटर्न पाया जाता है उसके आधार पे अनुवांशिकता, भाषा की अनुवांशिकता, भाषा का परिवार, यह सब के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है। और जो हमारी तमाम बोलियां हैं, जैसे सौर सैनी से जो हमारी आज की बोली कौन सी है, खड़ी हिंदी जिसमें हम बात कर रहे हैं, वह सौर सैनी से निकली है। अर्ध मागधी, मागधी, भोजपुरी वगैरह यहाँ से मागधी से निकली हैं, और अवधी वगैरह अर्ध मागधी से। अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं देखिए, अवहट्ठ, इसमें सारी भाषाएं, पुरानी हिंदी, नई हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो यह भाषा का विकास और उसका इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी यूनिट फर्स्ट में प्राप्त होगी। और इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसको हम 5 स्टार की श्रेणी में रखेंगे। यूनिट फर्स्ट को 5 स्टार की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इससे, और यहाँ पे कैसा नंबर मिलता है, एकदम शानदार, क्योंकि यह एकदम फैक्चुअल जानकारी होती है। यदि आपको याद है तो सीधे सीधे आप मारेंगे, और बहुत जल्दी इसमें भी क्वेश्चन होता है। जैसे हमारे पास समय लिमिट होती है, तो समय लिमिट में यह यूनिट बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें या तो क्वेश्चन आपको आएगा या तो नहीं आएगा, फट से मार के आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर इसमें कोई सेंटेंस वगैरह नहीं देता है। इसमें देखिए यहाँ से बहुत सारे रूप दिए हुए हैं, कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर के भी थोड़ा सा जानकारी, देवनागरी लिपि और यह सारी चीज़ें। देखिए स्वनिम के नियम ना, स्वनिम, खंड और खंडेतर, ध्वनियों का वर्गीकरण, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सारी चीज़ें, वाक्य रचना, यह सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में हर साल लगभग आ ही जाता है, तत्सव तद्भव, तत्सम और तद्भव।
ठीक है, तो उसको कैसे यहाँ पे हैंडल करना है, क्योंकि इतना आसान तो देगा नहीं कि आपको सीधे सीधे आ जाए, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, यह सब इस पे वीडियो बनाया जा चुका है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें साहित्य इतिहास का दर्शन है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, साहित्य इतिहास का दर्शन, मतलब इतिहास लिखा क्यों जाए साहित्य का, इसके बारे में बात है। और इतिहास दर्शन का मतलब होता है कि एक ऐतिहासिक दृष्टि किसी भी चीज़ को समझने, ठीक है, साहित्य को समझने सबसे जरूरी क्यों होता है, समझने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसका इतिहास जानना जरूरी होता है। और इतिहास दृष्टि कैसे पैदा होती है, इतिहास दृष्टि पैदा होती है इतिहास को पढ़ने से। तो यहाँ साहित्य का इतिहास का जो दर्शन है, ठीक है, दर्शन का मतलब होता है विचार, आखिर इतिहास का मतलब साहित्य का इतिहास बनाया ही क्यों जाए, ताकि अब देखिए जब कोई भी फिलॉसफी बनती है तो वह एक आइडिया होती है। ठीक है, इस दृष्टि से इतिहास को देखा जाएगा, कालानुक्रम दृष्टि से, या फिर उसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा उसकी प्रवृत्ति के आधार पे, यह सब दर्शन डिसाइड करता है। ठीक है, और इतिहास दर्शन जो है वह जानना बहुत ज़रूरी है हमें पूरे साहित्य को समग्रता में समझने के लिए। तो यहाँ पे है, अब देखिए हिंदी का काल विभाजन आएगा, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, यह सारी चीज़ें यहाँ पे आती चली जाएगी, रासो साहित्य। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है यह सब। और इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको 4 स्टार के उसमें रखेंगे हम, 4 स्टार। ठीक है, 4 स्टार में इसको हम रखेंगे ना। 5 स्टार जो हो गया उसको पूरा पढ़ के ही जाना है, 4 स्टार वाला है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा भाषा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे काल हैं, बहुत सारे डिवीज़न हैं। तो जैसे भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन है, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिवर्तन, और रीतिकाल, आधुनिक काल में जो गद्य का विकास है, और फिर जो हमारे देश में जो सामाजिक क्रांति चली थी उस क्रांति का जो हिंदी साहित्य पे प्रभाव है वह द्विवेदी युग, छायावाद, नई कविता, ठीक है, नया जो दौर की कहानियाँ लिखी जा रही थी उसमें कहानी, उपन्यास, सारी चीज़ों का इसमें इतिहास आपको जानने को मिलेगा ना। तो यह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके दृष्टि से सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है, 2 पुस्तकें इसके उसमें आएंगी। एक आएगा रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, और तीसरा एक ठीक है, तीसरी किताब एक जो सरस्वती पांडे की किताब है वह समग्र रूप से भाषा, इस टॉपिक और इस टॉपिक दोनों को पूरा करती है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को भी वह पूरा करती है, सरस्वती पांडे की एक किताब है। ठीक है, आपको उसका जब वीडियो देखेंगे उस पर वो किताब का एक कवर लगाया गया है जिससे आपको पता चल जाएगा। तो वह इसमें समग्र तरीके से कवर किया गया है, और यहाँ प्रचार की दृष्टि से नहीं, लेकिन एक दृष्टि की जो दृष्टि साहित्य की दृष्टि से नेट जेआरएफ के लिए आती है, वह भी बहुत अच्छी हिंदी साहित्य को जानने के लिए है। तो इतनी सामग्री यदि आपके पास होगी तो यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरी एक किताब आती है डॉक्टर नगेंद्र की, वह भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतना यदि हमारे पास है तो बहुत पर्याप्त है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखिए कि इसके लिए किताब भी हो गई। आगे है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। तो गद्य विधाएँ, अब देखिए यह कौन सा यूनिट, इसी में यूनिट है ना, यह जो इकाई 2 है इसी में हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। तो जैसे उपन्यास का विकास, उपन्यास कब शुरू हुआ और कैसी अवधारणा है ये उपन्यास का विकास, तो यह प्रेमचंद का एक युग है, एक प्रेमचंद के बाद का युग। देखिए इतिहास में जब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे फिल्मों की दुनिया में क्या कहा जाता है, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, जिसने शोले देखी है और जिसने शोले नहीं देखी है। तो शोले इतनी महत्वपूर्ण फिल्म थी, शोले के पहले की फिल्में, शोले की बाद की फिल्में ऐसे वर्गीकृत की जाती हैं। ऐसे ही उपन्यास की जगत में प्रेमचंद जी का वह स्थान है कि उनके देखिए प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, और प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। तो उपन्यासों का दृष्टिक्रम, विकास का दृष्टिक्रम है, और सबसे कालजयी उपन्यास है उस समय का गोदान। ठीक है,
गोदान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी इस सेगमेंट से। हिंदी की कहानी का विकास, कहानी किस प्रकार से बढ़ी और कैसे उसका 20वीं सदी में विकास हुआ और कहानी पैदा कैसे हुई, कहानी और आख्यान में अंतर क्या है, यह सारी चीज़ें धीरे धीरे इसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या है, नाटक, हिंदी नाटक, रंगमंच, उसका विकास, भारतेंदु युग, प्रसादेत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग का मतलब स्वतंत्र होने के बाद जो हिंदी नाटकों का विकास था, सठोत्तरी का युग, 1960 के बाद का युग, नया नाटक जो आजकल के नाटक लिखे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे नाटक जयशंकर प्रसाद के पढ़ने को मिलेंगे, ध्रुव स्वामी से लेके चंद्रगुप्त, ठीक है, और भी बहुत सारे, स्कंदगुप्त, यह सब नाटक इसमें देखने को पढ़ने को मिलेंगे। हिंदी निबंध, जैसे एक है निबंध में रामचंद्र शुक्ल से लेते हुए बहुत सारे निबंधकार आएंगे और उनका जो विकास है यहाँ पे केवल इतिहास की दृष्टि से देखा जाना है, यहाँ सिलेबस की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। मतलब जो सिलेबस में कहानियाँ निबंध लगे हुए हैं वो अभी आगे आएंगे। यहाँ हमें इतिहास की दृष्टि से पढ़ना है कि उनका विकास कैसे हुआ, उनका प्रारंभ कैसे हुआ, शुरुआत कौन हुआ, पहला नाटक कौन सा था, पहला उपन्यास कौन सा था, या फिर पहली कहानी कौन सी थी, यह सब जानने के बारे में यहाँ पे मिलेगा। और कहानी की विशेषताएं क्या होती हैं, कहानी जो यथार्थवादी कहानी और जो आख्यान होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, यह सब यहाँ से जानने को मिलेगा। और इसके लिए भी वही किताब जरूरी है। हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ जानने के लिए भी रामचंद्र शुक्ल की जो क्या नाम है किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, वहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और उसके बाद आता है इकाई 3, ठीक है। इकाई 3 में है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में 2 प्रकार के शास्त्र आते हैं, एक काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य के बारे में, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, काव्य कैसे पैदा होता है, तो इसमें 2 प्रकार की चीज़ें आएंगी। एक आएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र मतलब भारत में काव्य का उद्गम कैसे हुआ था और किसको काव्य माना जाता है। और दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो यह भी 5 स्टार के दृष्टि से रखा जाएगा, क्योंकि पाश्चात्य का जो भी पाश्चात्य दर्शन से, पाश्चात्य कवियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे के पाठ्यक्रम में हमारे भारतीय लेखकों को ही शामिल किया गया है, उनकी कविताओं और उन सबको जगह दिया गया है और किसी को जगह नहीं दिया गया है। तो साहित्य शास्त्र में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, जो भी पाश्चात्य लेखकों के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। या तो हो सकता है ग्रियर्सन और गार्दाताशी वगैरह के बारे में वह इतिहास से पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, काव्य के लक्षण, काव्य का प्रयोजन। काव्य का लक्षण का मतलब होता है कि काव्य किसे कहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम काव्य का लक्षण मानेंगे, और काव्य पैदा क्यों होता है, उसका प्रयोजन क्या है, ठीक है। काव्य का प्रयोजन का मतलब होता है कि काव्य आखिर काव्य करता क्या है, उसका मेन काम क्या है, भाई लिखा ही क्यों जाता है। काव्य गाने के लिए लिखा जाता है, मजा लेने के लिए लिखा जाता है, समाज परिवर्तन के लिए लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, तो यह सब काव्य प्रयोजन में आएगा। प्रमुख संप्रदाय आएंगे, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य संप्रदाय। ये सारे संप्रदाय, जैसे रस संप्रदाय के लोग मानेंगे कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन क्या है, रस की निष्पत्ति है, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, जो अलंकृत शब्द होते हैं वही काव्य हैं। तो यह सब यहाँ से जानने को मिलेगा। रस निष्पत्ति, शब्द शक्ति, ना अभिधा लक्षणा, व्यंजना, यह शब्द शक्ति है। प्लेटो का काव्य सिद्धांत यहाँ पे आएगा, और अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत से लेते हुए त्रासदी का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, यह सब जानने को मिलेगा कि काव्य की आखिर क्यों काव्य जरूरी होता है। टी.एस. इलियट से लेके आई.ए. रिचर्ड्स और नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी क्या होता है, जो हम कल्पना करते हैं, कल्पना, ठीक है, और प्रतीक, बिंब, यह सारी चीज़ें साहित्य शास्त्र इकाई 3 में पढ़ने को मिलेंगी। इसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों मिलेगा, ठीक है, पाश्चात्य दोनों प्रकार के काव्य शास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे, और केवल काव्य शास्त्र, कहानी वगैरह पे नहीं। इकाई 4 जो है, इकाई 4 में देखिए वैचारिक पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, कि जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, कि जो नवजागरण हो रहा था, नवजागरण के पुरोधा किसको बोला जाता है, आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय को इतिहास में बोला जाता है, और हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र को नवजागरण का पुरोधा बोला जाता है। तो यहाँ नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी जिसका साहित्य पर प्रभाव पड़ा था, वह आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गोदान में जिक्र न आते हुए भी वह एक प्रतिनिधि उपन्यास है, और उस समय 1920 से लेकर 1946 तक की जो भारतीय इतिहास की गतिविधियां हैं, गोदान नहीं पढ़ा जाएगा,
तो उसके बिना अधूरी चीज़ें हैं, या फिर मैला आंचल नहीं पढ़ा जाएगा तो उसके बिना अधूरी हैं चीज़ें, ठीक है, बिहार और गांव ग्रामीण भारत को जानने के लिए। तो यह सब चीज़ें, वैचारिक पृष्ठभूमि, यह सब चीज़ें जब जानेंगे तब उपन्यास अच्छे से समझ में आएगा कि आइडियोलॉजी क्या थी और उसका प्रभाव किस प्रकार से साहित्य पे पड़ा था। ना स्वतंत्रता की जिस समय लड़ाई की जा रही थी, स्वतंत्रता की बातें की जा रही थी, और जैसे इससे पहले हर चीज़ परतंत्रता थी, मैं शैली क्यों आई। जब आदमी स्वतंत्र होता है तब आप बीती कहता है। एक समय ऐसी था, कहानी में राजा रानी ही हुआ करते थे, और एक समय जब आज़ादी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था 1936 के आसपास की जो कहानियां हैं उसमें जग बीती छोड़ के आप बीती पे सारी कहानी आ गई थी, ठीक है। जो राजा रानी के महल से कहानियां अलग नहीं हो पाई थी, वह किस प्रकार से एक गरीब के कुटिया के आगे उस कहानी को प्रेमचंद ने पहुंचाया, वह सब यहाँ से जानने को मिलेगा, ठीक है। और क्या जानने को मिलेगा कि कैसे समाज परिवर्तन के लिए हिंदी साहित्य का प्रयोग नवजागरण के मनीषियों ने किया था। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि हम प्राच्य जो भाषाएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर सकें। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण, गांधी का दर्शन, अंबेडकर दर्शन और लोहिया का दर्शन, ठीक है। तो दर्शन का प्रभाव साहित्य पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दर्शन किसका प्रभाव, दर्शन का मतलब होता है विचार, आइडिया कोई आपके अंदर आया तो उसी को फिलॉसफी बोला जाता है। तो गांधी की अलग फिलॉसफी, अंबेडकर, लोहिया, मार्क्स मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड और मार्क्सवाद को जानते हैं। मार्क्स और अस्तित्ववाद, इसमें बहुत सारे, इसमें काफका से लेके, सात्र से लेके सिमोन द बोआ, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, स्त्रीवाद, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सारे वाद जो हैं वह साहित्य में आएंगे, क्योंकि आखिर विचार ही तो है। कोई भी कहानी आदमी लिखता है तो एकदम फ्रीली होके नहीं लिखता है, कोई ना कोई विचार का उसके ऊपर प्रभाव रहता ही है, ठीक है। एक मैं कहानी आपसे पूछता हूँ कि एक कहानी नहीं, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा कि 3 बच्चे हैं, एक का नाम है ABC, ठीक है, तीनों का नाम दे दिया गया। पहला बच्चा, और वह एक बांसुरी के लिए लड़ रहे हैं, उसमें पहला बच्चा आर्गुमेंट देता है कि यह बांसुरी मेरी है क्योंकि इसको मैंने बनाया है। दूसरा बच्चा कहता है कि यह बांसुरी मेरी है क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ खेलने के लिए नहीं है, इसलिए मुझे दे दी जाए। और तीसरा बच्चा कहता है कि यह बांसुरी मुझे दे दी जाए क्योंकि मेरे पास, ठीक है, और कोई खिलौना नहीं है और मैं इसको बजाना जानता हूँ, ठीक है। तो 3 लोग थे, एक ने कहा कि बांसुरी मैंने बनाई है इसलिए मेरी होनी चाहिए, दूसरे ने कहा कि बांसुरी मेरी होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास खिलौना है, तीसरे ने कहा क्योंकि मैं इसे बजाना जानता हूँ। तो बताइए आप किसको बांसुरी देंगे, इससे डिसाइड होगा कि आपकी विचारधारा क्या है, ठीक है। तो यही होती है विचारधारा। विचारधारा क्या करती है, हमें डिसाइड करती है कि आप कौन सा डिसीजन किस परिस्थिति में लेंगे, और उसी के अनुसार आप साहित्य भी आएगा कि उसका अंत कैसा होगा, उसका प्लॉट कैसा होगा कहानी का। जैसे जयशंकर प्रसाद भी एक महान कहानीकार हैं और प्रेमचंद्र को बोला जाता है कहानी सम्राट। आखिर प्रेमचंद और जो क्या नाम है जयशंकर प्रसाद, इनके कहानियों में अंतर कहाँ से आ जाता है, तो विचारों का अंतर आता है। एक गांधीवाद के दर्शन से प्रभावित हैं, अंबेडकरवाद, लोहियावाद के दर्शन से प्रभावित हैं, दूसरे जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उससे प्रभावित हैं, हमारे भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं। उस पर वह बहुत अच्छा काव्य लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और कहानियाँ लिखते हैं। तो यहाँ से वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ के क्या पता चलेगा, यह सब पता चलेगा। और इसके लिए अलग अलग किताबें आती हैं, तो बहुत सारी किताबें न खरीद के, एक जो दृष्टि की UGC नेट की किताब आती है उसमें भी बड़े अच्छे से इसको समझाया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने भी अच्छे से समझाया है। और जो हिंदी साहित्य की भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसमें भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, इसको आप देख सकते हैं वहाँ से। और बाकी तो इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्रियाँ प्राप्त हो जाएंगी, और ख़ुद मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग तरीके से, तो वह भी देखा जा सकता है। अब देखिए इकाई 5 है, इकाई 5 में क्या आता है, तो इकाई 5 है कविता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कविता का पाठ शुरू होता है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है और पढ़ के उसके अर्थ को जानना होता है। अर्थ जानने के बाद उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कविता में किस चीज़ का जिक्र आया हुआ है।
जैसे एक बार शेखर एक जीवनी के बारे में एक मतलब वो अगले यूनिट में है, शेखर एक जीवनी से पूछा गया कि उसमें किस किस विद्वानों का जिक्र आया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी फूलों का, पत्तों का, बहुत सारी चीज़ों का पूछ सकता है कि इसमें किस किस का खड़मासा का वर्णन है कि बारहमासा का वर्णन है। तो यह सब पढ़ने से के बाद ही प्राप्त होगा। तो देखिए सिलेबस में पहला है पृथ्वीराज रासो चंद्रवत पाई का, इसमें रेवा तट को अच्छे से पढ़ना है। अमीर खुसरो की खुसरो पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है, ठीक है। पहेलियाँ इनकी बहुत शानदार हैं और आज के समय में भी तमाम पहेलियाँ इनकी आसपास में पूछी जाती हैं। मुकरियाँ मतलब क्या होता है? मुकरियाँ मतलब होता है कि मतलब वो आपको पढ़ने में अर्थ कुछ और लगेगा लेकिन असल में वह किसी और पे कटाक्ष होता है, ठीक है। विद्यापति की पदावली डॉक्टर नरेंद्र झा का किताब है और पद संख्या 1 से 25 तक इसमें है। देखो किताबें का जिक्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। और पद संख्या 160 से 209 तक में ही पूछेगा, इसमें जितना दिया है वहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। जायसी ग्रंथावली नागमती का वियोग केवल पढ़ना है। सूरदास में भ्रमर गीत सार पढ़ना है, पद संख्या 21 से 70 मतलब केवल 50 पढ़ने हैं। तुलसीदास रामचरितमानस का केवल और केवल उत्तरकांड पढ़ना है। इसको पाठ जैसे सुंदरकांड करते हैं वैसे ही पाठ भी कर लिया जाएगा। बिहारी सतसई जो है दोहा संख्या 1 से 50 तक केवल पढ़ना है। 700 दोहे इन्होंने लिखे थे लेकिन इंपॉर्टेंट इतने ही हैं। घनानंद जो है वो कवित्त संख्या, घनानंद का कवित्त है। मीरा का जो आरंभ के 20 पद हैं उनको पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास लिखा है उन्होंने। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत नवम सर्ग लिखा है। जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी श्रद्धा लज्जा ईडा सर्ग। निराला जूही की कली जागो फिर एक बार सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता बांधो नाव इस ठाव ए बंधु, यह सब उनकी कविताओं को पढ़ना है। सुमित्रा नंदन का पढ़ना है परिवर्तन प्रथम रश्मि। तो यह शानदार कविताएं हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हुए हैं और इसको अच्छा स्टार मैंने नहीं दिया, इसको 5 स्टार आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और दर्शन से तो इससे तो क्वेश्चन आता ही है, यह शामिल रहता है, ठीक है। तो इसको आप 4 स्टार आराम से दे सकते हैं। कोई भी 5 और 3 स्टार जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब स्टार इसमें देने का एक क्रम है कि यह यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसको ज़्यादा आप तवज्जो देंगे तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है यूनिट 6, अच्छा हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और रश्मि रथी पढ़नी है। उसके बाद है नागार्जुन कालिदास बादल को घिरते देखा आकाश, और उसके बाद खुदरते पैर शासन की बंदूक मैं मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे का जो अभी देखिए इनका पूरा हुआ है कलगी बाजरे की है दीप अकेला हरी घास पे क्षण भर असाध्य वीड़ा कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको यह कविता संग्रह का भी नाम है, ठीक है। तो इसलिए यह शानदार है। भवानी प्रसाद मित्र गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल मुक्तिबोध मूल गलती भूल गलती और ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, यह सबका पाठ करना है। धूमिल का नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है कि यूनिट 5 में। यूनिट 6 में क्या है, हिंदी उपन्यास आते हैं, इसमें कुछ उपन्यास हैं, ठीक है। पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का गोदान से ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, कोई पेपर नहीं हुआ है कि गोदान से उसमें क्वेश्चन ना हो। अज्ञे का शेखर एक जीवनी, इससे भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु से मैला आंचल और यशपाल का झूठा सच। अमृत नागर का मानस के हंस। भीष्म साहनी तमस। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। कृष्णा स्वरूपति जिंदगी नामा। मन्नू भंडारी आपका बंटी और जगदीश चंद्र धरती ने धन अपना। यह बहुत शानदार उपन्यास हैं और इस उपन्यास को आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। इकाई 7 में क्या है, कहानी। तो कहानी देखिए हमारी मोहिनी मैम उसको कवर कर रही हैं, कहानी आपको वह पढ़ाएंगी, ठीक है। तो राजेंद्र बाला घोष चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, यह बहुत पुरानी लेखिका हैं। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, यह महाराष्ट्र के लेखक हैं और मराठी भाषाओं में भी ये लिखते हैं, लेकिन शानदार इनकी कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी, क्योंकि इसको एक गौरव प्राप्त है हिंदी की पहली कहानी होने का। सुभद्रा कुमारी चौहान राही इन्होंने कहानी लिखी है और प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, इनकी कहानी पढ़नी है। और राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुरेली उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। जैनेन्द्र अपना अपना भाग। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम। लाल पाल की बेगम, ठीक है, लाल पान की बेगम। अज्ञे ग्रीन इनकी कहानी है जिसको रोज नाम से जाना जाता है। तो शेखर जोशी की कहानी है कोसी के घटवार। भीष्म साहनी अमृत आ गया है चीफ की दावत।
कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया है, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया और बिमल निर्मल वर्मा परिंदे। यह सब जो कहानियों का सिलेबस है, यह कहानियों का हो गया, उपन्यास का हो गया, कविता का हो गया। इकाई 8 में नाटक दिया गया है। ठीक है, नाटक क्या है? जैसे भारतेंदु का नाटक अंधेर नगरी भारत दुर्दशा। ठीक है, अंधेर नगरी आप जानते ही होंगे, बचपन में पढ़ा होगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब दिया गया है। और धर्मवीर भारती का अंधा युग बहुत शानदार महाभारत पे काव्य है। इसका आप पढ़ेंगे तो एकदम अद्भुत, मतलब इस नाटिका को, यह काव्य युक्त नाटिका है, पढ़ के आप एकदम गदगद हो जाएंगे, हिल जाएगा दिमाग। लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे। इस नाटक को पढ़ के लगेगा कि सब आधे अधूरे हैं। आषाढ़ का एक दिन क्या शानदार नाटक है, देख के एकदम अभिभूत हो गया था मन। मैंने इसको देखा था श्री राम सेंटर में। हबीब तनवीर की कहानी आगरा बाजार, बहुत शानदार यह नाटक है। सरस्वत दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क अंशी दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। यह जो क्या नाम है नाटक हैं, यह बहुत ही शानदार नाटक हैं। इसको पढ़ने के बाद एक नया आयाम खुलेगा आपके अंदर। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है? निबंध। 9वां जो है निबंध है। निबंध क्या होती है? किसी चीज़ से बंधी हुई रचना न हो, आपके अपने विचार हैं तो उसको प्रस्तुत कीजिए, तो यह निबंध होते हैं। तो भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण भारतोन्नति कैसे हो सकती है, जिसमें एक प्रसिद्ध लाइन आती है। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण यह और भारतोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें एक प्रसिद्ध लाइन आती है, निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल। आपने पढ़ा होगा तो वह यहीं से आती है। प्रताप नारायण की शिवमूर्ति। ठीक है, लाल कृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, बहुत शानदार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमारे अंदर और पशुओं के अंदर अंतर क्या होता है और कहाँ से वह अलग हो गया, दो धाराएं कैसे बढ़ गई। पशु जो है नाखून पे ही अपने दम करता है, लेकिन हम जब नाखून बढ़ता है तो काट देते हैं। तो इसका जो आपको जानकारी मिलेगी यहाँ से मिलेगी कि हम नाखून क्यों काटते हैं। उसके बाद है विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कुबेरनाथ राय, उत्तरा फगुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, नामोर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। यह इनके जो निबंध हैं एकदम विचार से ओतप्रोत हैं, पढ़ने के बाद आप बहुत समृद्ध होंगे। ठीक है, उसके बाद है अन्य या फिर विविध। इसमें क्या आता है? आत्मा कथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। राम वृक्ष बोनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसी राम मुर्दहिया, शिवानी देवी का प्रेमचंद के घर में, यह इनकी वाइफ भी थी। ठीक है, प्रेमचंद की। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। तो यह जो कहानियां हैं मतलब इकाई है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता, आप हुदरी, हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, बहुत ही कॉमेडी वाली कहानी है। ठीक है, कृष्ण चंद्र, जामुन का पेड़, दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी, राहुल संकीर्तन, मेरी तिब्बत यात्रा, आज्ञे, अरे यायावर, याद रहेगा। यह सब जो रचनाएं हैं, यात्रा वृत्तांत है इनका आज्ञे का, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह रहा समग्र सिलेबस। इसको आप हमारा जो चैनल है उस पर इसकी समस्त जानकारी आपको धीरे धीरे दी जाएगी और यह किताबों के साथ आपको जानकारी दी गई है। और इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, तो वहाँ से इस PDF को सीधे सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।